हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों साहसी दुल्हन। नाम है साहसी दुल्हन पाठ का। चलिए पाठ के बारे में शुरू करते हैं। नैतिक पतन के प्रमुख कारण मिथ्या प्रदर्शन की भावना, झूठी शान, फैशन की शनक और अनावश्यक तृष्णा। भ्रष्टाचारी के मन में अनावश्यक लोभ बना रहता है जो उसे अवैध तरीकों से धन कमाने की दिशा की ओर ढकेलता रहता है। लोग ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट न होकर एकाएक धनवान बन जाने का उपक्रम में दूसरे को तरह तरह से ठगते हैं। यानी अमीर बनने के लिए लोग एक दूसरे को ठगते हैं। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के द्वारा की गई प्रशंसा पर कभी ध्यान न दो। बस सचेत रहो, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। यानी सचेत रहना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। सर्वोदय एक्सप्रेस द्रुतगति से गुजरती गुजरात की ओर दौड़ी चली जा रही थी। खिड़की के किनारे बैठ नई नवेली दुल्हन स्वर्ण खिड़की से बाहर देखती हुई विचारों में खोई हुई थी। दिल्ली में पली और पढ़ी स्वर्णा सोच रही थी कि न जाने कैसा होगा गांधीनगर। यानी जब किसी की शादी होती है लड़की की, तो वो सोचती है कि पता नहीं वहाँ का रहन सहन और जो मतलब जिस जगह शहर या गांव जो भी होता है कि वो कैसा होगा, है ना। ये विचार सभी के मन में आता है। न जाने कैसे होंगे वहाँ के लोग। अब तो उसे वही बसना है, यानी अब तो वही जीवन काटना है, तो पता नहीं कैसे होंगे। वह अपने नए परिवार के विषय में भी सोच रही थी। बीच बीच में वह डिब्बे में बैठे बारातियों पर भी दृष्टि डाल लेती थी। दूल्हे सहित कुल 5 व्यक्ति ही आए थे। बारात में सभी आरंभ में बैठे गपशप कर रहे थे। पास वाली सीट के एक युवक और एक युवती भी उनके पास बैठकर बातों में लीन थे। बस सुनना ही थी जो चुप बैठी हुई थी। कभी कभी निकट बैठा उसका दूल्हा ही एक आध वाक्य उससे कह देता और वह मुस्कुरा उठती। स्वर्णा ध्यान से सभी की बातें सुन रही थी। उसने पाया कि युवक युवती उसके परिवार से जल्दी ही घुल मिल गए हैं। वे बता रहे थे कि उन्हें अहमदाबाद जाना है, वे वहीं रहते हैं, वहाँ उनकी कपड़ों की मील है। देखने में भी बड़े बड़े वे संपन्न लग रहे थे। यानी सुनकर ही नहीं, देखने में भी बड़े मतलब बहुत रईस लग रहे थे। रास्ते में सभी खाते पीते चल रहे थे। कभी चिवड़ा, कभी चूड़ा, कभी श्रीखंड, तो कभी खमन ढोकला। गुजराती खाने पीने की बहुत शौकीन होते हैं। इसके पिता के उनके साथ खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा था। युवक युवती भी पास बैठे थे, यानी जो दुल्हन के माता पिता थे उन्होंने खाने के लिए बारातियों के लिए काफ़ी सारे सामान उनको भेजा था साथ में कि खाते रहना। ऐसे अब सब अपने अपने साथ साथ उन्हें भी खिला रहे थे। वे नए नए भी कर रहे थे, परंतु साथ बैठे थे, परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी खिलाना सामान्य शिष्टाचार था। रास्ता लंबा हो तो प्राय सहयात्री ऐसा करते ही हैं। इस युवती ने भी अपना टिफिन खोला और बर्फी निकालकर सबकी प्लेटों में रखने लगी। उन लोगों ने बहुत मना किया कि हमारे पास तो बहुत सामान है, पर युवती मानी ही नहीं और बोली, वह आप अपना ही खिलाए जा रहे हैं, हमारा भी तो कुछ चख कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट काजू की बर्फी है। स्वर्णा ने उससे कहा, आप भी तो लीजिए ना, आप लोगों ने इतना खिला दिया है कि सचमुच चूरन खाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, खा लीजिए, आप लोगों लीजिए। बर्फी का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए ही वह कहने लगी, नहीं, हम लोग भी बहुत खा चुके हैं। स्वर्णा के ससुर कहने लगे कि स्वर्णा तो वैसे भी बहुत कम खा रही थी। माता पिता, घर तथा अन्य सभी रिश्तेदार छोड़ने के कारण उनका मन उदास था। उसकी बिल्कुल भी इच्छा न हुई। वह सोचने लगी, देखने में कितने ही भले लगते हों, बातचीत में कितने ही अच्छे हों, पर क्या इन अपरिचितों की दी हुई वस्तुएं खाना उचित है। यानी चाहे वो कितने ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनकी दी हुई, वो तो मेरे लिए अनजान है, उनका खाना मेरे लिए सही नहीं है। इस समय हमारे पास रुपये, कीमती सामान, गहने और कपड़े भी हैं। स्वर्णा ने उस बर्फी को छुआ भी नहीं। उसने सबकी आंखें बचाकर कागज की प्लेट मोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दी। सब बर्फी की तारीफ कर रहे थे तो स्वर्णा ने भी प्रशंसा कर दी। खाते पीते हंसते बोलते रात हो गई, थके हुए थे सभी।
सबने अपने अपने बिस्तर लगा लिए। स्वर्णा को ऊपर वाली शायिका पर भेज दिया गया। सामने ही पति महोदय भी लेट गए। उन्होंने गहनों और रुपयों वाला ब्रीफ केस था, मतलब जो अटैची होती है वो था, उन्होंने सिर के नीचे लगा रखा था। स्वर्णा ने देखा कि 15-20 मिनट में ही उनकी आंखें मुंद हो गई और वे खर्राटे लेने लगे। उसने नीचे झांका, सभी सोए हुए पड़े थे, पर थकी हुई होने पर भी स्वर्णा की आंखों में नींद न थी। हाँ, थकान और भागदौड़ से उसका सिर अवश्य भारी हो रहा था। वह भी आंखों पर अपनी कोहनी मोड़कर लेट गई। बीच बीच में वह पति को भी निहारती जाती। स्वर्णा ने कुछ सरसराहट सी सुनी तो वह चौंकी। उसने कनखियों से पति की ओर देखा तो पाया कि युवक नीचे खड़ा उनके सिरहाने से गहनों वाला ब्रीफकेस धीरे धीरे निकाल रहा है। स्वर्णा ने पल भर में निर्णय लिया और कपड़ों से भरा अपना सूटकेस जो उसके सिर के नीचे लगा था खींचकर पूरी शक्ति से युवक के सिर पर पीछे से दे मारा। हाय चिल्लाकर वह वहीं बैठ गया। युवती उसे पकड़ने आई, तब तक स्वर्णा झट से कूदकर उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने युवती की बाह को पूरी शक्ति से पकड़ लिया और जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। रात के सन्नाटे को चीरती हुई स्वर्णा की आवाज डिब्बे में गूंज उठी। पास वाले कई यात्री और गार्ड भी वहां दौड़े चले आए। युवक तो बेहोश पड़ा था। युवती स्वर्णा से झगड़ रही थी, तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। गार्ड ने आकर युवती को पकड़ लिया। स्वर्णा ने पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहा, मुझे शक है कि बर्फी में कुछ नशीली चीज मिली हुई है। तब तक स्टेशन भी आ चुका था। पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने दवा सुखाकर सभी बारातियों को होश दिलाया। वे तो समझ रहे थे कि गांधीनगर आ गया है, इसलिए उन्हें उठाया जा रहा है। आंखें मलते हुए वे उठ बैठे और पुलिस तथा भीड़ को देखकर भौचक्के रह गए, यानी उन्हें शौक लग गया। उनकी समझ में कुछ न आ रहा था। कुछ देर बाद जब पूरी बात उनकी समझ में आई तो उन्हें स्वर्णा पर गर्व होने लगा। इसके बाद पूरी रात उनकी पलकें भी न झपकी। वे स्वर्णा की प्रशंसा करते कह रहे थे, अब हम सब जगे हुए हैं, तुम निश्चित होकर सो जाओ, बहुत थकी होगी। स्वर्णा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से बड़ा संकट टल गया था। दूसरे दिन अखबार में भी स्वर्णा के साहस का यह समाचार छपा। बर्फी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। युवक और युवती यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले गिरोह के ही सदस्य थे। दोनों को जेल भेज दिया गया था। तो बच्चों, ये थी एक दुल्हन की कहानी जो बहुत ही ब्रेव थी, यानी बहुत बहादुर निकली। उन्होंने सभी को बचा लिया अपने साथ साथ। तो बच्चों, पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।